आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। लेखक डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे एक बाल प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वह सब बच्चों के लिए ही लिखा है। हिंदी बाल साहित्य को समृद्ध एवं संपन्न करने का कार्य उनकी कलम ने किया। वे बालकों में जिज्ञासा, कल्पना और विज्ञान के प्रति प्रेम तथा आस्था निर्माण करने में सफल रहे। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर का अपहरण के माध्यम से लेखक ने उद्योगों के अंधाधुंध प्रसार के कारण मशीनों की बढ़ती संख्या तथा उससे फैलने वाले प्रदूषण से होने वाली प्राणघातक बीमारियों और जलवायु में हो रहे भयंकर परिवर्तन के प्रति हमें आगाह किया है। प्रस्तुत पाठ एक विज्ञान कथा है जो कल्पना पर आधारित है। कल्पना व विज्ञान के इन दोनों का समन्वय कर पाठकों के मन में जिज्ञासा निर्माण करने का कार्य साहित्य की जो विधा करती है उसे हम विज्ञान कथा कहते हैं। इसमें जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन किया जाता है। इस कथा के माध्यम से कथाकार ने हमें मशीनी युग में निर्माण होने वाले दैत्याकार मशीनों के प्रति सजग किया है। आज का इंसान इनका गुलाम बन गया है। मशीनों की बढ़ती संख्या के कारण प्रदूषण एवं जलवायु पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को विविध घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः कथाकार ने इनकी रोकथाम व इन पर नियंत्रण रखने के लिए पाठकों को प्रेरित किया है। विकास के होड़ में आगे बढ़ने के लिए मानव जाति ने जिन आविष्कारों की लड़ाई लड़ी है उसका एक भयावह पहलू अब सामने आ रहा है। मशीनी कार्य के बीच जहां मानव श्रम बेकार हो रहा है, लोग बेकार और बेरोजगार हो रहे हैं, हम अपने ही बनाए मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। मशीनी युग में हम कठपुतली बनकर रह गए हैं और हमारी आंखों के सामने ही हमारे हिस्से का काम भी मशीन छीन कर ले जा रही है और हम लाचार और बेबस बनकर रह गए हैं। विकास की होड़ में मानव जाति ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। अपने लगन व मेहनत के बल पर हमने ऐसी मशीनों का इजाद किया है जिनके सहारे आज महीनों का काम दिनों में व दिनों का काम घंटों में ही निपटा लिया जाता है। अब न तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, न ही समय की। दिन रात का फ़र्क भी जैसे मिट गया है। दिन हो या रात, जब जी चाहे मशीन चालू कीजिए और एक अलादीन के चिराग की तरह मशीन आपके आदेशों का पालन करती जाएगी। मशीन जितनी देर तक चालू रहेगी बस उतनी ही देर तक ऊर्जा व डीजल की खपत होगी। वर्तमान समय में बड़े कामों के अलावा छोटे छोटे कामों में इन दैत्याकार मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है और आज का इंसान इनका गुलाम बनता दिखाई दे रहा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने इंसान को ऐसी अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं जिनके कारण उसका जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन ये उतना ही सत्य है कि बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है। चूँकि मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने इंसान के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। फलस्वरूप आज का बिगड़ा पर्यावरण मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। इसमें लेखक ने एक डॉक्टर की कहानी को हमारे सामने रखा है। यह कहानी बड़ी ही अनूठी कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि एक डॉक्टर जो कि बहुत ही परिश्रमी है और अपने मरीजों के लिए वह हर समय जो है तैयार रहते हैं उनके इलाज के लिए। यहाँ पर एक शुरुआत बताई गई है कि किस प्रकार डॉक्टर भटनागर की आदत है कि
रात के समय यदि कोई मरीज बहुत सीरियस होता है और उनके अस्पताल का चौकीदार यदि उन्हें उठाने के लिए आता है तो वह बिना समय गंवाए तुरंत तैयार होकर उस मरीज की देखभाल के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझती हैं, इसलिए वह बिना समय गंवाए साथ में चले जाते हैं। कोई फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता नहीं रहती और वह तुरंत उठते हैं और जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में दवाइयों का बैग उठाकर चले जाते हैं। आमतौर पर यह भी होता है कि घंटे 2 घंटे में लौट आते हैं और कभी कभी मरीज की हालत गंभीर होती है तो वह सवेरा होते होते भी आते हैं और कई बार तो वो अस्पताल में वहीं से चले जाते हैं। किंतु एक दिन डॉक्टर भटनागर मरीज के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि क्या बात है, डॉक्टर भटनागर अभी तक नहीं लौटे। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने उनके मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन लगाकर उनके बारे में पूछताछ की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आए हों। शाम तक जब वे नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और डॉक्टर भटनागर के गायब होने की सूचना दी। चारों ओर खोज शुरू हुई, वायरलेस से संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे पाई थी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहिए के निशान उन सवेरे उनके घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे गए। जाहिर था कि डॉक्टर साहब ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली और अंत में यह सूचना जारी कर दी गई कि कहीं यदि कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी जानकारी तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, डॉक्टर साहब की कोई सूचना नहीं मिली। डॉक्टर साहब का कोई शत्रु नहीं था, इसलिए शंका करना ही व्यर्थ था कि उनकी हत्या की गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्र पर विचार कर रही थी। हो सकता है कि कुछ गुंडों ने उनका अपहरण किया हो, उनकी पत्नी से जो है उनके लौटाने के एवज में मोटी रकम की मांग करें। दूसरा मन में यह ख्याल था कि हो सकता है कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। इस प्रकार कई दिन बीत गए लेकिन डॉक्टर साहब का कोई समाचार नहीं मिला। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब होने में के कारण पुलिस बहुत ही परेशान थी, लोग भी बड़े भयभीत थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से इस खबर को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत अब पागलों जैसी होने लगी थी। हर सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा करती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोजबीन जारी हुई। पुलिस का एक दल उनके घर भी आया, गाड़ी के निशान देखे, लेकिन कोई भी अंदाज़ा नहीं लग पाया। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो कि लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। बच्चों, अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। डॉक्टर भटनागर उस सीडी के माध्यम से जो है एक ऐसे लोक का वर्णन कर रहे हैं जहाँ के लोगों ने उनका अपहरण किया है जो कि पृथ्वी पर नहीं है। अब यहाँ से जो एक अनूठी कहानी शुरू होती है, एक अनोखे लोक का वर्णन जो है वह डॉक्टर साहब के शब्दों में हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ से जो वर्णन होगा वह डॉक्टर भटनागर के शब्दों में ही वर्णन होगा।
तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद मरा हुआ भी समझ लिए होंगे, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हम में से वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस बात की खुशी है मेरा यह भ्रम जाता रहा, दुनिया में हम सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो मैं वो कहानी में कैसे यहाँ आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले मैं विरोध करता या भागने की कोशिश करता, मुझे उठाकर ज़बरदस्ती उस यान में बिठा दिया गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं वहाँ के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। यहाँ से मैंने भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता था और क्योंकि वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता मेरे सामने नहीं था। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास यान है, ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इनके कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए आसानी से मेरा अपहरण कर लिया गया। बच्चों, एक अनूठी कहानी है। एक वास्तव में एक विज्ञान कथा और काल्पनिक कहानी है कि एक दूसरे सौर मंडल से पृथ्वी पर आकर एक डॉक्टर का अपहरण किया गया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, यानी मेडिकल साइंस में। पृथ्वी पर मेडिकल साइंस में बहुत अग्रसर है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जिस सौर मंडल का वर्णन किया है वहाँ के लोग पृथ्वी के लोग से ज़्यादा उन्नतिशील है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है, यानी पूरा विकास कर चुका है, विकसित हो चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है और इसका नतीजा यह हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व, मूल्य कम हो गया है। पूरा काम मशीनों द्वारा होता है, आदमी कम है और मशीनें ज़्यादा। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम बन गए हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू होता है और फिर वह आदमी मर जाता है। यानी इस रोग का इलाज अभी तक यहाँ के लोगों ने नहीं खोजा है। इस रोग का इलाज इन्हें अभी तक मालूम भी नहीं हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिक ने मेरे बारे में सुना, इसीलिए मेरा अपहरण किया गया ताकि मैं उन्हें कोई ऐसी तरकीब सुझाऊं जिसके कारण सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरे अंग को लगाया जा सके। इसी कारण उनका जो है डॉक्टर साहब का अपहरण हुआ है। अब यहाँ डॉक्टर जी कहते हैं कि मैं बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर, अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने पृथ्वी लोक और उस सौर मंडल की तुलना की है। डॉक्टर साहब ने अपनी चिंता जताई है कि जो दृश्य वो वहाँ देख रहे हैं कि विज्ञान का विकास हो चुका है और उसके बाद वहाँ जो परिणाम हुए हैं उसकी तुलना वो पृथ्वी से कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ गई है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा तो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी यही दिन आ जाएगा, अर्थात यहाँ भी जो है
यही स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसे भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि तो है ही, और इस ग्रहों की तरह जो है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम यानी ये समस्या आ सकती है। बस यही होगा कि ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है वह चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे रह गया। इसका कारण यह है कि वहाँ के निवासियों का शरीर बड़ा मजबूत है। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। हवा, पानी या मिट्टी का उन पर कोई असर नहीं होता। बच्चे होते हैं तो चमड़ी नरम होती है, बाद में धीरे धीरे बड़े होने पर सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं। जैसे पृथ्वी लोक पर लोग बीमार पड़ते हैं, दवा के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज के लिए, लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र के संबंध में यहाँ के लोग पीछे रह गए हैं। आगे उन्होंने ये बताया है कि मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को मैं यहाँ लागू नहीं कर सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का अर्थ है दूसरे एक अंग की जगह दूसरा अंग लगाना। दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम मेरे अकेले का संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ तभी होगा जब मैं इस मुसीबत का सामना कर पाऊँगा, अर्थात इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इनके लिए कार्य कर पाऊँगा। इसलिए अब ये लोग और योजना बना रहे हैं कि पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को लाया जाए, किंतु मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका इलाज संभव हो सके ताकि ये मुझे वापस यहाँ पर आने दें। फिर भी अभी ये बातें नहीं हुई है और इसके लिए अभी ये तैयार भी नहीं है। अभी तक ये बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों का वापस अपहरण किया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो मैं अपनी इच्छा से नहीं, इनकी ही इच्छा से आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल ये कहना ठीक बहुत ही कठिन है कि मैं कब आ पाऊँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय किसी विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, इस विज्ञान कथा के माध्यम से हमारे पृथ्वी लोक के भविष्य का भी यहाँ पर डॉक्टर के शब्दों में एक वर्णन किया गया है कि अगर हम समय रहते जो समझ नहीं पाए, अपनी प्रकृति की रक्षा नहीं कर पाए, हम मशीनों के गुलाम अगर बन गए तो वह समय दूर नहीं जब हमारी भी स्थिति बड़ी दयनीय होगी और हमारे जो है इन तकलीफ़ों का कोई इलाज नहीं हो सकेगा। तो इस पाठ से एक प्रकार की हमें सीख मिलती है कि हमें विज्ञान का विकास करना है, किंतु उन मशीनों का गुलाम बनकर नहीं रहना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।